अस्सलाम वालेकुम। 9वीं क्लास की तालबा घर पहुंची है तो घर पहुंचते ही अपनी माँ को कहती है कि माँ मेरी शादी कर दो। तो जैसे ही इतनी बात करती है तो माँ कहती है कि शायद मजाक कर रही है। माँ कहती है चलो बेटा रोटी खा लो। कहती है कि मैं रोटी नहीं खाऊंगी, पहले मेरी शादी करो। अब माँ को गुस्सा आता है। माँ कहती है कि अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए, तू जवान नहीं हुई, तुझे शादी की पड़ गई है। माँ डंडा उठाती है, 5-7 मारती है। बेटी रोते हुए जाके कमरे में कुंडी लगा लेती है। थोड़ी देर के बाद माँ को उस पर तरस आता है और माँ उससे जाके कहती है बेटा रोटी खा लो। अब वो अंदर से फिर वही आवाज की लगाई जा रही है कि मुझे शादी करनी है, पहले मेरी शादी करो फिर मैं कुछ करूंगा। माँ बड़ी परेशान है, वो दरवाजा नहीं खोल रही। माँ कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तेरी बड़ी बहन को बुलाती हूँ, वही शायद तुझे समझाए। माँ उसकी बड़ी बहन को फोन करती है जो कि शादीशुदा है। फोन करके कहती है कि बेटा जल्दी से घर आ। बेटी कहती है माँ जी खैरियत तो है। वो कहती है जब आएगी फिर बताऊंगी। बेटी कहती नहीं माँ जी थोड़ा सा तो बताए ना, ताकि मुझे समझ तो आए कि मसला क्या हो गया, खैरियत तो है। माँ उसको कहती है कि बेटा देखो तुम्हारी जो बहन है ना वो ये काम कर रही है। वो अच्छा कहती ठीक है मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। वो अपने शौहर को कहती है कि मुझे अम्मी के घर जाना है। दोपहर का टाइम था 3-4 बजे का। तो वो कहती है ठीक है। शौहर से इजाजत ली, आ गई, आके अपनी माँ से मिली है। बहन जो है वो कमरे में बंद है अभी तक। माँ से मिलने के बाद माँ ने सारी कहानी सुनाई है। तो वो चली गई बहन के पास। अब बहन का कमरा खटखटाया, बहन ने आवाज दी और उसने दरवाजा खोल दिया। जैसे दरवाजा खोला अंदर गई, उससे बातें करने लगी, क्या हो रहा है, क्या क्या कर रही है, स्कूल गई थी, इधर उधर की बातें, साथ साथ उसकी अलमारियां शलमारियां चेक की। अब उसको कोई समझ नहीं आई क्या कुछ है। इतनी देर में उसे लगा कि जैसे ना यहाँ पर कोई वाइब्रेशन हो रही है। अब वो देख रही है कि इसके पास मोबाइल तो नहीं है, तो ये वाइब्रेशन कैसी हो रही है। वो जानबूझ के कमरे से बाहर निकलती है। इतनी देर में छोटी बहन जो है वो तकिए के नीचे से मोबाइल निकालती है और छुपाते हुए छत पे चली जाती है। जैसे ही छत पे पहुंचती है तो पहुंचने के बाद पीछे बड़ी बहन भी जा रही है। वो देखती है, देखने के बाद कहती है कि हाँ मुझसे चोरियां, किससे बात हो रही है, तुम्हें मोबाइल किसने दे दिया। तो फौरन खामोशी से लगता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दिया है तुम्हें। जैसे ही वो इतनी फ्री होकर उससे बात करती है ना तो बच्ची फौरन समझती है कि मेरी बहन जो है वो मेरी तरह ही अपने दोस्त के साथ पहले सेट रही है। अब वो उसको कहती जी बाजी मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है और मैं अम्मी से कह रही थी कि मेरी शादी कर दो। अच्छा, बड़ी बहन उसको ना और ज्यादा वर्गलाने प्यार में फंसाने के चक्कर में कहती है कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड है, 1 है 2 है 3 है, मेरे तो 3 थे और तीनों ने मुझे मोबाइल दिए हुए थे, मैं अलग अलग तीनों से बात करती थी। छोटी बहन को लगा कि ये मेरी बड़ी बहन तो और भी ज्यादा फ्री है। अब वो उसको अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देती है। अब बड़ी बहन उसे कहती है कि कौन है वो लड़का। वो बताती है कि वो वैन वाले जो भाई है ना वो है। अच्छा, तो मेरे जो बॉयफ्रेंड थे वो तो मुझे बहुत गिफ्ट देते थे, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कोई गिफ्ट नहीं दिया। अब वो बहन को कमरे में लाती है, जो गिफ्ट उसने छुपाए होते हैं वो सारे दिखाती है, ये दिया ये दिया ये दिया। अब बहन उसे कहती है कि फिर तुम्हारी कहानी कहाँ तक पहुंची है। उसने कहा अब तो हम जब वैन में कोई नहीं होता तो गले मिलते हैं एक दूसरे से। वो मुझे आइसक्रीम गोलगप्पे कभी कुछ खिलाते हैं, कभी कोई गिफ्ट लेके देते हैं, मुझे पैसे भी देते हैं। और कहती बस हम गले मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम शादी करेंगे, उसके बाद कहीं नारायण कगान इधर उधर घूमने जाएंगे, हम इंजॉय करेंगे, मजे करेंगे। बहन ने कहा कि वो तो तुमसे उम्र में काफी बड़ा है। कहती वो कहता है कि नहीं कोई मसला नहीं, उम्रों में क्या रखा होता है, बंदा जवान होना चाहिए, दिल जवान होना चाहिए। बड़ी बहन समझ जाती है। बड़ी बहन उसे कहती है अच्छा चलो ठीक है सो जाओ, फिर मैं कल ना कुछ करती हूँ, अम्मी को मनाती हूँ ताकि अम्मी तुम्हारा रिश्ता उसी से कर दें। और उससे कहती है कि मेरा फोन जो है वो खराब हो गया, अपना फोन मुझे दे दो, मैंने बात करनी है घर अपने शौहर से, तुम्हारे जीजू से, तो फिर तुम्हें दे देती हूँ। और साथ ही उसको लंबी लंबी बातें सुना के सुला दिया और जाकर अपने ही मोबाइल से अपने शौहर से बातें करने लगी। और बहन को ऐसे लगा जैसे उसके मोबाइल से बात कर रही। वो कमरे में आई, नींद आई, वो सो गई। उसके बाद सुबह हुई है तो वो उठी है, उठकर स्कूल चली गई। वो भूल गई अपना मोबाइल लेना और बहन के ऊपर उसको ट्रस्ट ही बहुत था। अब स्कूल चली गई है। स्कूल जाने के बाद जब वो स्कूल में ही थी, बहन घर से निकली है। घर से निकलने के बाद उस ड्राइवर के पास जाती है। ड्राइवर का एड्रेस निकाला, घर पहुंच गई। जैसे उसका घर का दरवाजा खटखटाया तो देखती है कि उसके घर में एक जवान बेटी बैठी है, उसकी बीवी है, 2 बच्चे और हैं। वो बड़ी परेशान हुई कि ये बंदा क्या कर क्या रहा है। अब उसने इंतजार शुरू किया। जब वो बच्चों को छोड़कर स्कूल से घर आया रेस्ट करने के लिए तो आगे देखता है एक लड़की बैठी है। लड़की उसको कहती है कि आपकी वैगन कहीं लेकर जानी है, आप हमारे साथ चले, 1 घंटे का काम है। वो कहता है ठीक है। वैगन में बैठती है, फ्रंट सीट पे बैठ जाती है और उसको कहती चलाओ। अब वैगन वाला बड़ा खुश हो गया कि ठरकी था कि अब एक और लड़की आज सही।
कि ठर्क तो पूरा हो जाएगा ना। अब उस लड़की के साथ बातें करने लगता है। वो लड़की थोड़ा दूर जाने के बाद कहती है कि गाड़ी रोको। गाड़ी रोक ली। उसे कहती है कि देखो मैं तुम्हें इज्जत से समझा रही हूँ कि तुम जिस लड़की को वर्गला रहे हो वो मेरी बहन है, और उसकी अभी उम्र देखो क्या है, वो 9वीं क्लास में पढ़ती है, 13-14 साल उसकी उम्र है, और तुम किस चक्कर में लगे हुए हो। कौन सी लड़की? वो फौरी तौर पर उसको समझाती है कि फलां फलां लड़की है और बाज आ जाओ, और आज के बाद तुम्हारी वैगन जो है वो तुम लेके नहीं जाओगे, कोई और बंदा जाएगा, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, मोहल्ले के अंदर तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगी। जवान बेटी तुम्हारे घर में बैठी और तुम इस तरह की बदतमीजियां कर रहे हो। अब बंदा जो है वो माफिया मांगता है, कहता है ठीक है, और उसकी बहन कहती है कि आज के बाद दोबारा मेरी बहन से मिलना नहीं है। उसको ये शो नहीं करवाती कि उसका मोबाइल इसके पास है। अब वो वहां से वापस घर चली जाती है, घर गई है, और उधर जो उसकी बहन है वो देखती है कि वैगन कोई और बंदा लेके आया छुट्टी के टाइम पर। आखिर वो बैठती है उसमें, घर चली जाती है, परेशान थी, घर पहुंचकर अपने काम में लग जाती है। बहन जो है उससे बातें कर रही है। अब उसने मोबाइल नहीं मांगा, कहीं बहन ने ये ना कहे, मजाक ना करे कि तुम क्यों इतनी उतावली हो रही हो, क्यों मोबाइल चाहिए। उधर जो वैगन वाला है वो टाइम का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही टाइम पूरा होता है तो वो फोन करता है कि देखो तुम्हारी बहन जो है उसने आज मुझे इस तरह से डराया धमकाया, वो हमारे दरमियान में रुकावट बन रही है, हम ऐसे करते हैं कि हम भाग चलते हैं। अब उसे ये नहीं पता था ये जो फोन अटेंड किया ये उसी बहन ने अटेंड किया जो उसको समझा के गई थी। अब उसने फोन सुना, सुनने के बाद उसको बड़ा गुस्सा आया कि इस बंदे को मैं समझा कर भी आई हूँ, ये फिर ऐसी हरकतें कर रहा है। वो अपने एक देवर है उसको कहती है कि इस तरह का मसला है, ये मामला है, हमारी बहन को ये इस तरह से वर्गला रहा है। उसने कहा ठीक है। वो उसको साथ लेती है, 2-3 दोस्तों को और साथ लेते हैं, उस वैगन वाले के मोहल्ले में चले जाते हैं। वहां जाकर उसकी बीवी बेटी के सामने वो मैसेज भी सुनवाते हैं, खूब पिटाई करते हैं, मूछें भी काट देते हैं, एक साइड के भवें भी काट देते हैं, टिंड कर देते हैं। मतलब उसकी खूब दुर्गट बनाई, उसको पता चल जाए कि किसी की इज्जत कैसे खराब करनी है। अब ये सारा मामला होने के बाद वो वापस आ गई और अपनी माँ से कहा कि मैं अपने घर जा रही हूँ। जैसे अपने घर गई उसके शौहर ने पूछा कि तुम इतनी जल्दी में गई थी, इतनी जल्दी में वापस आ गई। वो कहती कि अम्मी जो है वो छोटी बहन का रिश्ता देख रही हैं, इसलिए मैं गई थी। अब वो रिश्ता देखा है लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। वो कहता है कि तुम्हारी बहन तो अभी छोटी है। कहती अम्मी कह रही है ये उम्र में छोटी है, जवान हो गई है, जिसामत ठीक है, तो अच्छा है कि इसका फर्ज भी जल्दी अता करें। वो कहता है अच्छा तुमने उसकी शादी करनी तो मेरे चाचा का जो बेटा है छोटा उससे कर दो, वो अच्छा खासा पैसे भी है, कमाता भी है। तो ये कहती है आप बात करें। वो उससे बात करता है। उसके बाद फटाफट जी चंद दिनों में मंगनी हो गई, उसके बाद शादी भी हो गई। लड़की बाद में स्कूल भी जा रही थी, वो लड़का छोड़ने जाता था। इस तरह से इस घर की इज्जत जो है वो बच गई समझदारी की वजह से। अक्सर क्या होता है कि हम लोग गुस्से में बच्चों को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर बहन ने समझदारी की, बहन के साथ राज शेयर किए और उसको बचा लिया। एक बात और बताता चलूं कि ये जो 13 साल से लेके 20 साल की उम्र है ना, इस उम्र के अंदर इंसान का जहन कच्चा होता है, इंसान जज्बाती होता है, इंसान जोश में होता है। वो कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ ये हो जाए। इसलिए कोशिश किया करें कि इस उम्र के अंदर अपने बच्चों पे नजर रखें, उसके साथ दोस्ती वाले तल्लकात रखें, ताकि वो कोई भी काम करे तो आपको बताएं और आपसे दूर भागने की उनको टेंशन ना हो। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह। बारात आई, पंडाल के दरवाजे से अंदर दाखिल होने लगी तो दुल्हन के बाप ने रोक दिया कि वापस चले जाओ, हमें शादी नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं ये हमारे मुआशरे की कहानी है। हमारे नौजवान जो हैं वो बिगड़ चुके हैं। वीडियो को पूरा देखना है और अपनी राय देनी है कि इस बाप ने ठीक किया या गलत किया। एक फैमिली, एक लड़का जो कि सऊदी अरब गया था, 5 साल वहां पर उसने काम किया। 5 साल के बाद जब वापस लौट रहा था तो घर वालों ने उसके लिए एक रिश्ता देखा हुआ था, मंगनी भी वहीं पे था कर दी और दिन भी रख दिए। अब शादी निकाह से 5 दिन पहले वो वापस पहुंचता है, घर पहुंचता है। मोहल्ले के दोस्त, पैसा अच्छा कमाया था वहां पर, लेकिन उसके दोस्त जो थे वो भी काफी अमीर थे। अब मेहंदी वाली रात दोस्तों ने घर से अलग एक और घर था जो खाली था, वहां पर एक अलग नाइट पार्टी रखी हुई थी, मुजरा पार्टी। हमारे पाकिस्तान में एक ट्रेंड चल गया है कि ये जो है ना हमारे यूट्यूबर आजकल के ये लौंडे से, इन्होंने इस चीज को बड़ा प्रमोट किया। एक शादी 10-10 दिन चलती है और इस दौरान बहुत से दोस्त ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अब नया ट्रेंड बना लिया, शराब पीनी, गोलियां चलानी,
लड़कियां नचानी। अब इस शादी में भी ये सारा काम था। रात को शादी का फंक्शन चल रहा है और लड़कियां नाच रही हैं। कोई पैसे ज्यादा फेंक रहा है तो नाचने वाली भाग भाग के उसकी तरफ जा रही है, उसको जप्पियां डाल रही है, पता नहीं क्या क्या प्लान करती हैं ये। और दूसरी तरफ दूल्हा जो है वो स्टेज पे बैठा हुआ है। रात के 2 बजे फंक्शन खत्म हुआ, ये लोग सो गए हैं, सुबह उठे हैं, उठकर 10 बजे के करीब तैयार होके तो शादी हाल की तरफ चल पड़े हैं। अब शादी हाल, आगे वाला बंदा जो था ना वो जिम्मेदार था, उसने शादी हाल नहीं बनाया था, उसने गांव के अंदर टेंट लगाए थे। अब मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने शादियों को इतना मॉडर्न कर दिया है कि हमारे वो जो इंजॉयमेंट थी, जो शादी पे जो मजा आता था, वो सब खत्म हो चुका है। अब उस पंडाल जो गांव के अंदर बनाया था, क्योंकि वो एक समझदार आदमी था, वो चाहता था कि लोगों को पता चले कि मेरी बेटी की शादी है, मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, मैं मेहमानों की खातिर तवाज़ु करूं। अब जैसी बारात उस पंडाल के सामने पहुंचती है तो आगे एक रिबन लगा हुआ था। वहां उनकी जो बच्चियां थी उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से वेलकम करने के लिए अंदर खड़ी थी और प्रातों के अंदर, हाथों के अंदर, ट्रेयों के अंदर फूल लेके खड़ी थी कि दूल्हा गुजरेगा हम उस पर फूल फेंकेंगी। अब 3 सहेलियां जो है ना, ये बच्चियों का एक इवेंट होता है, वो खुश होती हैं इस तरह के कामों से, मतलब दूध पिलाना, इस तरह के, वो कभी जूता छुपाना, ये चीजें तो ये हर रोज नहीं आते। ये शादी जिंदगी में एक बार होनी होती है, एक बार ही आते हैं तो लोग इसको एंजॉय करते हैं। अब ये तो है एंजॉय करने का अच्छा तरीका, लेकिन वो जो रात को मेहंदी और खुसरे नचाना और लड़कियां नचाना, उसको मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। अब दूल्हा साहब के सामने एक ट्रे आती है जिसके अंदर कैंची पड़ी है और दूल्हे ने रिबन काटना है। अब रिबन काटने के लिए पहले एक लड़की के हाथ में ट्रे है, फिर वो जब दूल्हा कैंची उठाने लगता है वो ट्रे आगे कर देते हैं, दूसरी, तीसरी, फिर पहली के पास। इतने में दूल्हा क्या करता है, वो ट्रे पकड़ता है, गुस्से से छीनता है उनसे, छीनने के बाद नीचे मारता है, फिर उठाता है, फिर नीचे मारता है, 3-4 बार यही हरकत करता है। अब मतलब हंगामा हो गया। बारात अंदर इंटर होने लगी तो दुल्हन के बाप ने कहा कि रुक जाएं, आप आगे नहीं बढ़ना। अपनी सारी बरादरी को अंदर इकट्ठा करता है, उनको कहता है कि ये मामला है, मैं इस लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। दुल्हे के बाप को बुलाता है, उसको कहता है जी आप मेरे लिए बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हैं, एहतराम के काबिल हैं, लेकिन मैं माजरत से कहना चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से नहीं करना चाहता, आप बारात वापस ले जाएं। अब दूल्हे का बाप परेशान है कि बेइज्जती हो जाएगी, सारे जमाने में रुसवाई होगी। वो उनको समझाता है कि देखें ये हमारी बहुत बड़ी बदनामी है कि हम बारात वापस लेके जा रहे हैं, साथ आपकी भी बदनामी होनी है। दुल्हन का बाप कहता नहीं, जो भी हो जाए मैं शादी नहीं करूंगा, आप चले जाएं। वापस निकलते हैं, रास्ते में दूल्हे का बाप जो है उससे बहुत पूछता है कि बेटा क्या हुआ, वजह क्या बनी है, क्योंकि ये वो बच्चा था जो बहुत ही शरीफ था, सुलझा हुआ था, उनका बड़ा बेटा था। लड़का कुछ नहीं बोलता। घर पहुंच जाते हैं, घर पहुंचते हैं तो लड़का अपने कमरे में जाता है, कुंडी लगाता है, सो जाता है। बाकी लोग भी सो जाते हैं, रात गुजर गई, मेहमान उधर ही जमा है, कोई भी नहीं गया कि वजह तो पता चले ना, वजह क्या हुई है, क्यों इस लड़के ने इस तरह से किया है। हमारी तो नाक कटवा के रखती पूरे खानदान की। अगले दिन सुबह हुई है, दूल्हे की आंख खुलती है, जरा होश में आता है तो देखता है कि मैं अकेले ही सोया हूं अपनी सेज पे, दुल्हन किधर है। फटाफट उठता है, उठ के दरवाजा खोलता है, बाहर निकलता है, मेरी दुल्हन किधर है। इतनी आवाज लगाता है तो सारे उसके मुंह की तरफ देख रहे, कोई पागल हो गया शायद, कल इसने हंगामा कर दिया, हमारी बेइज्जती करवा के रहती है, अब दुल्हन ढूंढ रहा है। सबके तरफ देखता है, उनके मुंह लटके हुए हैं, उनसे पूछता क्या हुआ। इसका बाप आता है सामने, आके इसको कंधे से पकड़ता है और कुर्सी पे बिठाता है, खुद खड़ा है, इससे पूछता है बेटा मुझे ये बता कि कल तूने ये काम क्यों किया। कहता मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी दुल्हन किधर, मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, इतने में वो जो वीडियो बनी होती है, वीडियो लेके आते हैं, उसको वीडियो दिखाते हैं, ये है। जैसे ही वीडियो देखता है, होशो हवास पूरे समझ में आते हैं उसको, तो फौरन कुर्सी से उठता है, बाप के पांव पकड़ लेता है, बाप के पांव पकड़ता है और रोने लगता है कि अब्बा जान मुझे माफ कर दें, मैंने जो भी किया इसकी जिम्मेदार तो मैं ही हूँ, लेकिन मेरे कुछ दोस्त भी इसमें शामिल हैं जिनकी वजह से हो गया। क्या हुआ, वो मेहंदी वाली रात जब हम 2 बजे वो प्रोग्राम खत्म हुआ, इन लोगों ने तो पहले ही शराब पी रखी थी, मुझे इन्होंने आखिर में पिला दी। मैंने इनको बहुत मना किया लेकिन ये नहीं समझे, कहते पियो। मैंने इनको बताया मैंने आज तक नहीं पी, मुझे नहीं पता ये क्या चीज है। और जब सुबह हम लोग जा रहे थे बारात लेके, इन्होंने रास्ते में फिर मुझे पिला दी। अब वहां जब पहुंचे हैं, जब वो लड़कियां थाल इधर उधर कर रही, तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ, मुझे गुस्सा आया, तो इस वजह से ये सारा काम हो गया।
और सब परेशान है कि ये क्या हो गया। लड़के ने बाप से कहा कि मेरी वजह से ये सारा काम हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि हम लोग उनके घर चलें। मैं लड़की से भी माफी मांगना चाहता हूं, लड़की के बाप से भी माफी मांगना चाहता हूं। शादी वो करें या ना करें वो अलग चीज है, लेकिन मैं उनसे उनके पांव पकड़ के माफी मांगना चाहता हूं। इस घर के कुछ बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा जी ठीक है। 3-4 बुजुर्ग उस लड़के को लिया। लड़के के दोस्त भी साथ जाना चाहते थे। लड़के ने कहा जी तुम लोग रहने दो, जो तुम लोगों ने मेरे सर में मिट्टी डालनी थी डाल दी है, अब मैं और मिट्टी नहीं डलवाना चाहता तुम लोगों से। हाँ, तुम लोगों ने एंजॉय करना था तो ये कौन सा तरीका है यार, मुझे भी ख्वार कर दिया। लड़की के घर जाते हैं तो उनके मेहमान भी घर पर ही होते हैं, अभी गए नहीं होते। तो वहां पहुंचने के बाद उनसे माफी मांगते हैं, बैठक में वो बिठाते हैं। अच्छा इंसान था वो लड़की का बाप, उसने बिठाया इनको, इनकी बात सुनी। तो लड़के ने उससे उसके बैठे बैठे उसके पांव पकड़े, उससे माफी मांगी कि मेरी वजह से आपकी और आपकी बेटी की बदनामी हुई है। मेरी जो हरकत थी वो बहुत गलत थी, उसकी जो वजह बनी है वो ये वजह थी, अब मुझे आप माफ कर दें। अब माफी तलाफी हो गई। लड़की के बाप ने कहा ठीक है, मैंने आपको माफ किया, अल्लाह आपका भला करे। जैसे ही लड़का उठ के चलने लगता ना, तो उसी खानदान का एक बुजुर्ग था, वो लड़के को आवाज देता बेटा बैठो। लड़का पीछे मुड़ता है। अब वो लड़की के बाप को उठाता है, अंदर ले जाता है, जाके उसे समझाता है देखो बेटा, आज के दौर में अगर कोई शख्स अपनी गलती तस्लीम कर रहा है ना, तो समझो कि वो एक अच्छा इंसान है। उससे गलती हो गई है, वो अपनी गलती मान रहा है, आपसे माफी मांग रहा है, तो बेहतर है कि इसको ना जाने दो और शादी दोबारा कर दो। लड़की का बाप भी बात समझ गया। उसने दूल्हे के बाप को कहा कि आप लोग ऐसे करें कि दूल्हे को ऐसे इधर ही रहना है, इधर ही रहने दें, कपड़े मंगवाएं, इसके सारी बारात को वापस मंगवाएं, जैसे कल आए थे वैसे ही आए, और आज शादी होगी, निकाह भी होगा। फिर दोबारा वो सारी बारात आई, उसी तरीके से वो सारे फंक्शन जो है वो चले। लड़का दुल्हन लेके अपने घर चला गया, और दुल्हन जो है उसके मतलब लड़का सारी उम्र उसका जो है ना मकरूज रह गया, अपने ससुर का भी जिसने उसको लड़की दे दी, और जो मुआशरा था उसमें भी दोनों घरों की इज्जत रह गई। लड़के ने माफी मांगकर बहुत बड़ा काम किया। लेकिन आज जो बात मैं करना चाहता हूं वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शादी एक नेक अमल है, एक अच्छा काम है, और इसको तकमील तक पहुंचाने के लिए हम लोग क्या कुछ करते हैं। शराब जिसका पीना हमारे मजहब में बिल्कुल हराम है, किसी सूरत वो जायज नहीं है, किसी सूरत। और हम लोग उसको शादी जैसे नेक फंक्शन के ऊपर पी रहे होते हैं। सुबह 2 नफल अदा करके बारात पे जा रहे होते हैं, फिर वहां से इसी तरह के काम करने के बाद लड़की को एक कुरान के साए में हम दुल्हन बना के लेके आते हैं, और जब जिंदगी शुरू होती है तो फिर लड़ाइयां होती हैं। देखो, जिस काम की शुरुआत ही तुम लोगों ने गलत तरीके से कर लिया, उसमें अच्छी चीजें कहां से आएंगी, आगे बच्चे अच्छे कैसे पैदा होंगे। वो एक जुमला आप सुनते होंगे ना कि किसी ने कहा था कि हम मुसलमानों से ऐसी औरतें छीन लेंगे जो सलाउद्दीन अयूबी जैसे बच्चे पैदा करेंगे। तो लम्हा फिक्रिया है, और सोच विचार करेंगे हम लोग कहाँ खड़े हैं। बाकी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हर बहन बेटी की इज्जत करें, कोशिश करें कि उसको आपकी वजह से रास्ता बदलना ना पड़े, नहीं तो आप एक कुत्ते से भी बदतर है। दो सगे भाई हैं और इन दोनों सगे भाइयों का दिल एक लड़की पर आ गया है, और अब उस पर शर्त लग गई है। इस शैतानी शर्त के पीछे दोनों सगे भाई एक ऐसे खौफनाक कत्ल की वारदात को डालते हैं जो लड़की और इसकी फैमिली के वहमो गुमान में नहीं है। वो शर्त क्या थी, वो लड़की कौन थी, और क्या वजह बनी कि एक बेगुनाह को कत्ल कर दिया गया। लाहौर का इलाका है मुनावा, जहाँ पर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। 2 सगे भाई हैं, एक का नाम है सागर, एक का नाम है सावन। अच्छा जी, अब जरा सागर और सावन के मुतालिक इलाका मकीन ये कहते हैं इस सागर और सावन से पूरा इलाका डरता है, खौफ खाता है। इनको कहते हैं मुनावा के बदमाश हैं, इनके पास हर टाइम असलहा होता है, ये पूरे इलाके में घूमते रहते हैं और इलाके वाले इनसे डरते हैं। ये इलाका मकीन कहते हैं। एक दिन एक लड़की है जिसका नाम है महक। महक को अपने ही एरिया में कहीं देख लेते हैं, पीछा करना शुरू कर दिया लड़की का। करते 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 पता लग गया इसका घर कहाँ पे, घर तक पहुंच गए। महक पर आ गया है दिल सागर और सावन का, यानी दोनों भाइयों का। अब दोनों भाई आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, कहते हैं यार हम तो हैं सगे भाई, हमने तो सारी जिंदगी साथ चलना है। ऐसा करते हैं, मुझे भी महक पसंद है, तुम्हें भी महक पसंद है, दोनों कोशिश कर लेते हैं। बातें सुने इनकी, दोनों कोशिश कर लेते हैं, जिसके साथ महक राजी हो गई
अंडरस्टैंडिंग हो गई। फिर महक उसकी और दूसरा ऑटोमेटिकली साइड पर, दूसरा कहता है डन भाई, मैं एग्री हूँ। दोनों भाई इसका पीछा करने लगते हैं, इसको स्टॉप करने लगते हैं। उसके बाद दोनों जाके इजहार मोहब्बत करते हैं, जी हमें आप पसंद आ गई, जिस पर आगे से शट अप कॉल मिल गई। मेरे ख्याल से किसी भी लड़की को जाके आप छेड़ेंगे, इस तरह करेंगे तो शट अप कॉल ही आएगी आपको। महक का एक भाई है, इस भाई का नाम है अली शान। अली शान को पता चला कि मेरी बहन महक इसको इजहार मोहब्बत किया है और ये मेरी बहन के पीछे पड़े हुए हैं सागर सावन। अब जो लड़के होते हैं ना, वो बाहर घूम रहे हैं। अगर कोई इलाके का बदमाश है और कोई इलाके का शरीफ लड़का है, तो जो शरीफ लड़का होता है ना, उसको पता होता है कि इस इलाके का बदमाश कौन है, किधर क्या चल रहा है, क्योंकि आदमी है, बाहर फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, पता होता है। अली शान को बहुत बुरा लगता है कि मेरी बहन के पीछे क्यों पड़ गए भाई दोनों ही। अब एक दिन ये दोनों उसी मोहल्ला में खड़े हुए हैं, सागर सावन। अली शान जो दिल में ये लिए फिर रहा है कि कितनी ज्यादती की बात है, मेरी बहन के पीछे पड़े हुए, इसके पास चला जाता है और जाकर इनको पूछता है, यार ना करो, क्यों मेरी बहन के पीछे पड़ गए हो, क्यों छेड़ते हो उसे, ना करो ये काम, अच्छी बात नहीं है, बाज आ जाओ। ये दोनों बजाय इस बात को तसल्ली से सुन के, शर्म खाने के या मना करने के, निकाली पिस्टल, चढ़ाया चैम्बर उसको डराने के लिए। इस पर अली शान डट के खड़ा है, बिल्कुल नहीं डरा, गैरतमंद भाई है। बल्कि ये लोग आपस में बहस मुबासा, तल कलामी, गालम गलोच, एक दूसरे का कॉलर गिरबान, हाथापाई पे उतर आए, खूब एक दूसरे को दो चार ठोकी और इतने में मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मोहल्ले वालों ने इनको छुड़ाया और साइड पर अलग अलग कर दिया। सागर और सावन को ये बात बहुत नागवार गुजरी कि अली शान महक का भाई मेरे पास आया, हमारे पास आया, आके हमें पूरे इलाके के सामने मना किया कि मेरी बहन के पीछे क्यों पड़े हो भाई। इस हरकत से सागर सावन को ये लगा कि हमसे तो पूरा इलाका डरता है, हमारे आगे को बोलता नहीं है, इसने आके हमें बोल दिया, ऊंची ऊंची हाथापाई किया, हमारा पैका खराब कर दिया, साड़ी पग सुटती है थल्ले। तो ये बात उनके दिल में बैठ गई और उनको महसूस हुआ कि हमारी तो बेइज्जती हो गई भाई, पूरे इलाके में कितने बदमाश ने, जरा मर्जी आए थे गल्ला सुना दे। अब अपना रोब और दबदबा तो कायम करना है, तो इसको भी चखाते हैं मजा। अब मैं वकुआ की तरफ आ रही हूँ। 11 मार्च को ये वकुआ पेश आया था और रमजानुल मुबारक का 10वां, रात को 9:30 बजे अली शान अपने दोस्त इमरान के साथ जा रहा था। इमरान बाइक चला रहे, 125 है इनके पास और अली शान पीछे बैठा हुआ है। इसी दौरान सामने से 2 बाइक्स आई हैं, एक बाइक पे सागर सावन है, दूसरी बाइक पे 2 नामालूम लोग बैठे हुए हैं, यानी 2 आदमी हैं जिनको ये जानते नहीं है। आगे 4 लोग हो गए। सागर सावन अली शान और इमरान पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं और सुथरी फायरिंग करके, ज्यादा फायरिंग करके फरार हो गए। इमरान को भी गोलियां लगी, अली शान को भी गोलियां लगी। इमरान खुशकिस्मती से मजरूर तो शदीद हुआ, लेकिन उसकी जान बच गई, जबकि अली शान मौके पर ढेर हो गया, कत्ल हो गया। पुलिस को पता चला, एक मुकदमा दर्ज हुआ 302 कत्ल का पुलिस स्टेशन लाहौर मुनावा में, जिसमें मुद्दई बना अली शान का कजन सफदर। इस पर्चे में 2 मुलजिम नामजद हैं, सागर सावन, और 2 नामालूम है। एक्चुअल सिचुएशन के मुताबिक पर्चे में जो वजह है ना की लिखी जाती है कि दोनों मुलजिमान मकतूल की बहन के पीछे पड़े थे, उसको छेड़ते थे, मकतूल ने मना किया, जिस पर उसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए, रंजिश यही थी, पहले हम पर्चे को कंप्लीट करें, रंजिश यही थी कि रोका क्यों, रास्ते से इस भाई को, इस लड़के को हटाओ, यही लड़का महक और हमारे दरमियान रुकावट है। बड़े अफसोस की बात है, किसी की कवारी बहन को आप कह रहे हैं कि रुकावट है, उसका सगा भाई है, वो मना ना करे तो क्या करे। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि पॉइंट क्या था जहां पर ये कत्ल हुआ। वो है जनाब सगिया गांव के मेन रोड पर ये वाकया हुआ, जहां पर मर्डर हुआ और इसका मुकदमा दर्ज हुआ पुलिस स्टेशन मुनावा में। अब पुलिस का रवैया मैं आपको बताने लगी हूँ। 7 दिन गुजर गए इस पर्चे को दर्ज हुए। मुदई फैमिली जिनसे मेरा राब्ता हुआ, उन्होंने मुझे ये बताया, कहते हैं हम थाने जाते हैं, थाने में जाके पूछते हैं पुलिस को, सर जी हमारे पर्चे का क्या बना, हमारे मुलजिम पकड़े गए नहीं पकड़े गए, सर जी कुछ तो बताएं। तो आगे से पुलिस जवाब ये देती है, मुनावा की, ये वकुआ है गुज्जरपुरे का, आप लोग मुनावा थाने मुंह उठा के आ जाते हैं, आप जाएं गुज्जरपुरा थाना, वही करेगी तफ्तीश आपके मुकदमे की। मैडम साहिबा, फिर हम चले गए गुज्जरपुरा, पुलिस से कहा हमारे पर्चे का कुछ बताएं। पुलिस कहती है दिमाग ठीक है आपका, पर्चा मुनावा में दर्ज कराते हो, पता करने गुज्जरपुरे आ जाते हो, क्या हो गया तुम लोगों को, बस हम इधर और इधर, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, इसी चक्कर में लगे हैं। ये मुद्दई बता रहे हैं, बेहिसी की इंतहा है, एक ने कत्ल किया, ओके, बदमाश था, कर दिया, गलत किया, अब इंसाफ किसने देना है, थाने ने, मुलजिम किसने पकड़ने हैं, थाने ने, और थाना आगे से जो कर रहा है वो आपके सामने। पहले बहन की इज्जत लूटी, मतलब इज्जत लूटना होता है किसी की बहन को जाके आपने कहना है कि जी मुझे आपसे मोहब्बत होगी, प्यारी लगती है आप मुझे, ये कोई तरीका तो नहीं है मोहब्बत के इजहार का। फिर उसके भाई को कत्ल कर देना है, तो बदमाशी पे बदमाशी है ना। और अब कत्ल के इंसाफ के लिए थाने के चक्कर लगाने हैं और थाने वाले बात सुनने को तैयार नहीं है। हद हो गई है, हद। अगर मैं नहीं कहती या मैं पॉइंट आउट करने वाली नहीं होती, मेरा ख्याल नहीं है कि ये जुरिस्डिक्शन गुजरपुरे की है या मुनावा की है। आला अफसरान खुद देख लें, एसपी साहब देख लें, डीएसपी साहब देख लें, किसकी जुरिस्डिक्शन है, गुजरपुरे की है मुनावा की है, तो वहां पे फिर तफ्तीश तो शुरू कराएं अल्लाह के बंदो। अभी तो पर्चा ही सही से दर्ज नहीं हुआ, बकौल पुलिस के, मुनावा पुलिस के। अगर इसको जुरिस्डिक्शन गुजरपुरा की लगती थी और वहां पर्चा दर्ज होना चाहिए था, तो फिर आपने पर्चा क्यों दर्ज किया? सरकार का एक पर्चा गलत दर्ज क्यों किया आपने? मुनावा में नहीं करना चाहिए था आपको। और अगर आपसे हो गई गलती, चलो इंसान है, पुलिस वाले भी इंसान होते हैं, हो गई तो ट्रांसफर तो कराएं अल्लाह के बंदे। जिनके घर में कत्ल हो गया है, जिनकी बहन बेचारी को वो छुपा छुपा के साइड पे रखते हैं कि हमारी बहन के पीछे भाई मर गया, वो फेरे मारते हैं आपके पास और सागर सावन अंदर आते फिरते हैं। मैं नहीं कह रही, या आवाम कहती फिर रही है कि उनको कोई डर खौफ नहीं है थाने शाने का। तो फिर आप अगर कातिल को शह देते हैं, पूछते नहीं है गलत काम पर,
फिर आप इसका मतलब उसको दावत देते हैं कि चलो उन्होंने Well, they're starting to arrive here at McLean Park. She's a slow old start on a Saturday morning in Napier, but it's a beautiful day. Conditions perfect. There's a little bit of cloud about. Greet us for game one. Had rain yesterday on arrival in Napier, but today it is beautifully sunny and warm out in the middle. Perfect cricket day. It really does look a picture, does McLean Oval. Yeah, it is. It's a much more experienced looking side. You'll see Abdullah Shafiq and Usman Khan up the top of the order. Usman Khan on ODI debut, and so he should be too, averaging over 75 in List A cricket. And it's the big names, Babar Azam, Mohammad Rizwan coming back into the side. We've seen a lot with Salman Ali Agar through the T20 series. He was the form batter, so hopefully for Pakistan that continues on into the one-day format. And then And they will certainly welcome back that experience of Babar Azam and Mohammad Rizwan, who comes straight back in as captain. When you get those players back into your side, Frankie, even when you've been on a bit of a losing streak and struggled in the previous series, it does give you some confidence, and Pakistan will certainly need that today. Plays for Central Districts, and Nick Kelly, who is on debut, the 31-year-old. He becomes New Zealand's oldest one-day international debutant since Luke Wrong passed the outside edge of Will Young. And you're right, Frankie, Nasim Shah seems around, he's been Waiting! can't beat point. Young on the drive. Yeah, it's an important one, isn't it? And you think about the style New Zealand. It's a nice shot. It's nicely played, a little bit of bounce. Oh, that's a beauty. That is the link there from Nasim Shah. That one nipped back. He's been showing Will Young the outswinger, and that's the one that just came back off. Left alone. It's a maiden to start for Puck. That'll be a wide down the leg side for the left armour. Oh, it's a swing and a miss. It's a swing and a miss. Oh, you'll be thinking, what's happened? Oh, I can't find the gap. Piece of fielding, Babar Azam. Oh, swing and a miss from Kelly. Looking to get after it here. It's at some stage. On the drive, through cover. Timing is good too. That's a lovely way for Kelly to get his shot to end the second over. New Zealand 6 without loss. Past the outside edge again from Young. Just looks a little bit indecisive about straighter. Time from Shah, and Will Young's underway with sink. Not quite the area he would. Oh, that's short and left alone, and hard work from Mohammad Rizwan, who past the outside edge. It's one of the things that, from a batting point of view, you're looking for is width. Number 7 in the order. Yeah, this is testing from the Pakistan bowlers. I think, Frankie, if they got to a little bit of room back on the inside, pass Mohammad Rizwan, who got a... Oh, he's got a long way across. A long way across there, Henry Nicholls. Oh, that's fuller. That's fuller. A little bit of in-swing. This time Nasim Shah's interested. Tall Rifle says no. And Pakistan look a little bit more animated about this. Yeah, Nicholls has to be careful. That's now a couple of deliveries he's fallen over on with the ball. Oh, is that going to be wide? It is. Put the curse on him. He's looking at another maiden. Couldn't finish it off. And he'll start with the wides. As we say good morning to Grant Elliott. Good morning, mate. Pitch conditions. Wait! Nicely flicked away, but there is protection. Very fine leg. I guess for Nick Kelly too. Oh, and that is just wide of Rizwan. It'll run away.
Good effort from the keeper. It's leg buys. And a swivel this time. Oh, has that fallen just short? We'll have a look. Oh, Nick Kelly decides to take it on. And that might just be the way they've got to go. Some good footwork on the boundary initially from Muhammad Ali. Oh, and that is a beaut. And this is a good leave too, trusting the bounce this time. Nick Kelly. So does he go a bit fuller? He does, and it's left again. A couple of movements in that over for me for Nick Keeman. Jagged back a little, as does this. It's just closer in. That was brilliant from Kelly. That was past the bat again. Oh, that is a ripping delivery. It was full and full innings in the T20 series at Eden Park. He's a good contributor to this side. Oh, that one does go away from the left hand. Of the heads. Nichols just plays this to short leg, and it's 10 overs up here, 36 for 2. So Pakistan bowling unit will be enjoying some time on top here. Just from a mindset point of view, you get a couple of good overs in, build that good width, and it takes full toll here. That should run away to the boundary at will, and it was just speed. Typical fast bowler when it comes to... Goes after it again, gets away with it, 4 wides. That was almost savant-like for me, picking up on that. And that one was a similar length and just stayed down. 17 gone. 63 for. You think about average first inning scores here too, 244. And What I don't want is there to be a big advantage. that has leapt off the pitch, and that is Bice. Trying to do the same. He's full, and he can't profit from that, Daryl Mitchell. Well, there has been a little bit of... It's an observation, not a suggestion. It's amazing because I think of the times we've been up for a match. Full, wide, full. Ducking out of the way. Dropping the hands. Daryl Mitchell. It's encouraging. Here's the pull away. Oh, yeah, good shot. That was hit with some good authority. Got onto that quickly. A long way in front of... He didn't seem to like me either. I don't know why. 99 for 3. Someone needing to play his part here, and immediately Mitchell... No one's been really able to play that hook shot. Might look for 2. It's a decent throw, and he will. It's the block in general. Down the ground, that's the first real genuine shot down there. In terms of how you approach it. Spin at the crease, so aggression from Daryl Mitchell. Well fielded. Boy, this is a big over now. It's the free hit. A little short, doesn't want to do that. Great timing. Nicely gathered out there. Just to... Chapman's looking in. He's got one. Pulling again, and already hit along the ground into the gap and with power.
Wants to. He's waded to the ring. There is a chance for two. Oh, that squared him up, and that's going to run away too. Oh, more pressure for Pakistan. More runs on the board for New Zealand. It's just a little bit for Chapman. Gets up on the toe. But so far through the Fifth drives up here, which is interesting to me for Mitchell. Muhammad Ali. Muhammad Irfan Khan. No, it's a single. Off the first ball. He has never bowled in a list 8. Babar Azam takes the catch, and New Zealand finished 344 for 9. But what an innings from Mohammad Abbas. The fastest 50 on one-day international debut by any player worldwide. With a number of players coming back into the team, hopefully they can believe Babar Azam and Mohammad Rizwan being two players that really are destructive, but they'll have to get going on a pitch which has shown that it's quite seam friendly. But we saw that. And it's lined straight away from Will O'Rourke. Oh, that's nice. That is really nice. Oh, it's good again. And he is just going to stay there as long as he can, Will O'Rourke. And the danger. Oh, Duffy, plenty of movement, and that flies past the slip cordon for 4. Swinging early. Yeah. But the acid test now for Pakistan, and for Usman in particular. Duffy is getting plenty. But all of that. 6 runs, Usman. 5. swung away leg side. A couple of bounces and away for 4. The onslaught continues here. Oh, there's another one. Up and over the offside, and that's gone all the way. Goes short on this occasion, does Jacob Duffy. That's not half bad either. 1 bounce away for 4. The ball is going to all parts at the moment. Young fast bowler, probably a little bit. Oh, cuts him in half. And it's too good for everyone. 4 byes signalled by umpire Chris Brown. Oh, there's a piece of it. Gets that front leg out of the way and hits it a mile in front of square. बारात आई, पंडाल के दरवाजे से अंदर दाखिल होने लगी तो दुल्हन के बाप ने रोक दिया कि वापस चले जाओ, हमें शादी नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं ये हमारे मुआशरे की कहानी है। हमारे नौजवान जो हैं वो बिगड़ चुके हैं। वीडियो को पूरा देखना है और अपनी राय देनी है कि इस बाप ने ठीक किया या गलत किया। एक फैमिली, एक लड़का जो कि सऊदी अरब गया था, 5 साल वहां पर उसने काम किया। 5 साल के बाद जब वापस लौट रहा था तो घर वालों ने उसके लिए एक रिश्ता देखा हुआ था। मंगनी भी वहीं पे था, कर दी और दिन भी रख दिए। अब शादी निकाह से 5 दिन पहले वो वापस पहुंचता है, घर पहुंचता है। मोहल्ले के दोस्त, पैसा अच्छा कमाया था वहां पर, लेकिन उसके दोस्त जो थे वो भी काफी अमीर थे। अब मेहंदी वाली रात दोस्तों ने घर से अलग एक और घर था जो खाली था, वहां पर एक अलग नाइट पार्टी रखी हुई थी, मुजरा पार्टी। हमारे पाकिस्तान में एक ट्रेंड चल गया है कि ये जो है ना हमारे यूट्यूबर आजकल के ये लौंडे से, इन्होंने इस चीज को बड़ा प्रमोट किया। एक शादी 10-10 दिन चलती है और इस दौरान बहुत से दोस्त ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अब नया ट्रेंड बना लिया, शराब पीनी, गोलियां चलानी, लड़कियां नचानी। अब इस शादी में भी ये सारा काम था। रात को शादी का फंक्शन चल रहा है और लड़कियां नाच रही हैं। कोई पैसे ज्यादा फेंक रहा है तो नाचने वाली भाग भाग के उसकी तरफ जा रही है, उसको जप्पियां डाल रही है, पता नहीं क्या क्या प्लान करती हैं ये। और दूसरी तरफ दूल्हा जो है वो स्टेज पे बैठा हुआ है। रात के 2 बजे फंक्शन खत्म हुआ, ये लोग सो गए हैं। सुबह उठे हैं, उठकर 10 बजे के करीब तैयार होके तो शादी हाल की तरफ चल पड़े हैं। अब शादी हाल, आगे वाला बंदा जो था ना वो जिम्मेदार था,
उसने शादी हाल नहीं बनाया था, उसने गांव के अंदर टेंट लगाए थे। अब मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने शादियों को इतना मॉडर्न कर दिया है कि हमारे वो जो इंजॉयमेंट थी, जो शादी पे जो मजा आता था, वो सब खत्म हो चुका है। अब उस पंडाल जो गांव के अंदर बनाया था, क्योंकि वो एक समझदार आदमी था, वो चाहता था कि लोगों को पता चले कि मेरी बेटी की शादी है, मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, मैं मेहमानों की खातिर तवाज़ु करूं। अब जैसी बारात उस पंडाल के सामने पहुंचती है तो आगे एक रिबन लगा हुआ था। वहां उनकी जो बच्चियां थी उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से वेलकम करने के लिए अंदर खड़ी थी और प्रातों के अंदर, हाथों के अंदर, ट्रेयों के अंदर फूल लेके खड़ी थी कि दूल्हा गुजरेगा हम उस पर फूल फेंकेंगी। अब 3 सहेलियां जो है ना, ये बच्चियों का एक इवेंट होता है, वो खुश होती हैं इस तरह के कामों से, मतलब दूध पिलाना, इस तरह के, वो कभी जूता छुपाना, ये चीजें तो ये हर रोज नहीं आते। ये शादी जिंदगी में एक बार होनी होती है, एक बार ही आते हैं, तो लोग इसको एंजॉय करते हैं। अब ये तो है एंजॉय करने का अच्छा तरीका, लेकिन वो जो रात को मेहंदी और खुसरे नचाना और लड़कियां नचाना, उसको मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। अब दूल्हा साहब के सामने एक ट्रे आती है जिसके अंदर कैंची पड़ी है और दूल्हे ने रिबन काटना है। अब रिबन काटने के लिए पहले एक लड़की के हाथ में ट्रे है, फिर वो जब दूल्हा कैंची उठाने लगता है वो ट्रे आगे कर देते हैं, दूसरी, तीसरी, फिर पहली के पास। इतने में दूल्हा क्या करता है, वो ट्रे पकड़ता है, गुस्से से छीनता है उनसे, छीनने के बाद नीचे मारता है, फिर उठाता है, फिर नीचे मारता है, 3-4 बार यही हरकत करता है। अब मतलब हंगामा हो गया, बारात अंदर इंटर होने लगी तो दुल्हन के बाप ने कहा कि रुक जाएं, आप आगे नहीं बढ़ना। अपनी सारी बरादरी को अंदर इकट्ठा करता है, उनको कहता है कि ये मामला है, मैं इस लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। दूल्हे के बाप को बुलाता है, उसको कहता है जी आप मेरे लिए बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हैं, एहतराम के काबिल हैं, लेकिन मैं माजरत से कहना चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से नहीं करना चाहता, आप बारात वापस ले जाएं। अब दूल्हे का बाप परेशान है कि बेइज्जती हो जाएगी, सारे जमाने में रुसवाई होगी। वो उनको समझाता है कि देखें ये हमारी बहुत बड़ी बदनामी है कि हम बारात वापस लेके जा रहे हैं, साथ आपकी भी बदनामी होनी है। दुल्हन का बाप कहता नहीं, जो भी हो जाए मैं शादी नहीं करूंगा, आप चले जाएं। वापस निकलते हैं, रास्ते में दूल्हे का बाप जो है उससे बहुत पूछता है कि बेटा क्या हुआ, वजह क्या बनी है, क्योंकि ये वो बच्चा था जो बहुत ही शरीफ था, सुलझा हुआ था, उनका बड़ा बेटा था। लड़का कुछ नहीं बोलता। घर पहुंच जाते हैं, घर पहुंचते हैं तो लड़का अपने कमरे में जाता है, कुंडी लगाता है, सो जाता है। बाकी लोग भी सो जाते हैं, रात गुजर गई, मेहमान उधर ही जमा है, कोई भी नहीं गया कि वजह तो पता चले ना, वजह क्या हुई है, क्यों इस लड़के ने इस तरह से किया है। हमारी तो नाक कटवा के रखती पूरे खानदान की। अगले दिन सुबह हुई है, दूल्हे की आंख खुलती है, जरा होश में आता है तो देखता है कि मैं अकेला ही सोया हूं अपनी सेज पे, दुल्हन किधर है। फटाफट उठता है, उठ के दरवाजा खोलता है, बाहर निकलता है, मेरी दुल्हन किधर है। इतनी आवाज लगाता है तो सारे उसके मुंह की तरफ देख रहे, कोई पागल हो गया शायद, कल इसने हंगामा कर दिया, हमारी बेइज्जती करवा के रहती है, अब दुल्हन ढूंढ रहा है। सबके तरफ देखता है, उनके मुंह लटके हुए हैं, उनसे पूछता क्या हुआ। इसका बाप आता है सामने, आके इसको कंधे से पकड़ता है और कुर्सी पे बिठाता है, खुद खड़ा है, इससे पूछता है बेटा मुझे ये बता कि कल तूने ये काम क्यों किया। कहता मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी दुल्हन किधर, मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, इतने में वो जो वीडियो बनी होती है, वीडियो लेके आते हैं, उसको वीडियो दिखाते हैं, ये है। जैसे ही वीडियो देखता है, होशो हवास पूरे समझ में आते हैं उसको, तो फौरन कुर्सी से उठता है, बाप के पांव पकड़ लेता है, बाप के पांव पकड़ता है और रोने लगता है कि अब्बा जान मुझे माफ कर दें, मैंने जो भी किया इसकी जिम्मेदार तो मैं ही हूँ, लेकिन मेरे कुछ दोस्त भी इसमें शामिल हैं जिनकी वजह से हो गया। क्या हुआ, वो मेहंदी वाली रात जब हम 2 बजे वो प्रोग्राम खत्म हुआ, इन लोगों ने तो पहले ही शराब पी रखी थी, मुझे इन्होंने आखिर में पिला दी। मैंने इनको बहुत मना किया लेकिन ये नहीं समझे, कहते पियो। मैंने इनको बताया मैंने आज तक नहीं पी, मुझे नहीं पता ये क्या चीज है। और जब सुबह हम लोग जा रहे थे बारात लेके, इन्होंने रास्ते में फिर मुझे पिला दी। अब वहां जब पहुंचे हैं, जब वो लड़कियां थाल इधर उधर कर रही, तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ, मुझे गुस्सा आया, तो इस वजह से ये सारा काम हो गया। और सब परेशान है कि ये क्या हो गया। लड़के ने बाप से कहा कि मेरी वजह से ये सारा काम हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि हम लोग उनके घर चलें, मैं लड़की से भी माफी मांगना चाहता हूं, लड़की के बाप से भी माफी मांगना चाहता हूं। शादी वो करें या ना करें वो अलग चीज है, लेकिन मैं उनसे उनके पांव पकड़ के माफी मांगना चाहता हूं। इस घर के कुछ बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा जी ठीक है। 3-4 बुजुर्ग उस लड़के को लिया, लड़के के दोस्त भी साथ जाना चाहते थे। लड़के ने कहा जी तुम लोग रहने दो, जो तुम लोगों ने मेरे सर में मिट्टी डालनी थी डाल दी है, अब मैं और मिट्टी नहीं डलवाना चाहता तुम लोगों से,
हाँ तुम लोगों ने एंजॉय करना था तो ये कौन सा तरीका है यार, मुझे भी ख्वार कर दिया। लड़की के घर जाते हैं तो उनके मेहमान भी घर पर ही होते हैं, अभी गए नहीं होते, तो वहां पहुंचने के बाद उनसे माफी मांगते हैं, बैठक में वो बिठाते हैं। अच्छा इंसान था वो लड़की का बाप, उसने बिठाया इनको, इनकी बात सुनी, तो लड़के ने उससे उसके बैठे बैठे उसके पांव पकड़े, उससे माफी मांगी कि मेरी वजह से आपकी और आपकी बेटी की बदनामी हुई है, मेरी जो हरकत थी वो बहुत गलत थी, उसकी जो वजह बनी है वो ये वजह थी, अब मुझे आप माफ कर दें। अब माफी तलाफी हो गई, लड़की के बाप ने कहा ठीक है मैंने आपको माफ किया, अल्लाह आपका भला करे। जैसे ही लड़का उठ के चलने लगता ना, तो उसी खानदान का एक बुजुर्ग था, वो लड़के को आवाज देता बेटा बैठो। लड़का पीछे मुड़ता है, अब वो लड़की के बाप को उठाता है, अंदर ले जाता है, जाके उसे समझाता है देखो बेटा आज के दौर में अगर कोई शख्स अपनी गलती तस्लीम कर रहा है ना, तो समझो कि वो एक अच्छा इंसान है, उससे गलती हो गई है, वो अपनी गलती मान रहा है, आपसे माफी मांग रहा है, तो बेहतर है कि इसको ना जाने दो और शादी दोबारा कर दो। लड़की का बाप भी बात समझ गया, उसने दूल्हे के बाप को कहा कि आप लोग ऐसे करें कि दूल्हे को ऐसे इधर ही रहना है, इधर ही रहने दें, कपड़े मंगवाएं, इसके सारी बारात को वापस मंगवाएं, जैसे कल आए थे वैसे ही आए, और आज शादी होगी, निकाह भी होगा। फिर दोबारा वो सारी बारात आई, उसी तरीके से वो सारे फंक्शन जो है वो चले। लड़का दुल्हन लेके अपने घर चला गया, और दुल्हन जो है उसके मतलब लड़का सारी उम्र उसका जो है ना मकरूज रह गया, अपने ससुर का भी जिसने उसको लड़की दे दी, और जो मुआशरा था उसमें भी दोनों घरों की इज्जत रह गई। लड़के ने माफी मांगकर बहुत बड़ा काम किया। लेकिन आज जो बात मैं करना चाहता हूं वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शादी एक नेक अमल है, एक अच्छा काम है, और इसको तकमील तक पहुंचाने के लिए हम लोग क्या कुछ करते हैं। शराब जिसका पीना हमारे मजहब में बिल्कुल हराम है, किसी सूरत वो जायज नहीं है, किसी सूरत, और हम लोग उसको शादी जैसे नेक फंक्शन के ऊपर पी रहे होते हैं। सुबह 2 नफल अदा करके बारात पे जा रहे होते हैं, फिर वहां से इसी तरह के काम करने के बाद लड़की को एक कुरान के साए में हम दुल्हन बना के लेके आते हैं, और जब जिंदगी शुरू होती है तो फिर लड़ाइयां होती हैं। देखो जिस काम की शुरुआत ही तुम लोगों ने गलत तरीके से कर लिया, उसमें अच्छी चीजें कहां से आएंगी, आगे बच्चे अच्छे कैसे पैदा होंगे। वो एक जुमला आप सुनते होंगे ना कि किसी ने कहा था कि हम मुसलमानों से ऐसी औरतें छीन लेंगे जो सलाउद्दीन अयूबी जैसे बच्चे पैदा करेंगी। तो लम्हा फिक्रिया है, और सोच विचार करेंगे हम लोग कहाँ खड़े हैं। बाकी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हर बहन बेटी की इज्जत करें, कोशिश करें कि उसको आपकी वजह से रास्ता बदलना ना पड़े, नहीं तो आप एक कुत्ते से भी बदतर है।